हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम केमिस्ट्री का नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, रासायनिक बल गतिकी, चैप्टर नंबर 4। चैप्टर 4 रासायनिक बल गतिकी। सबसे पहले रासायनिक बल गतिकी किसे कहते हैं समझ लेते हैं। देखिए, विभिन्न प्रकार की रिएक्शन आज हम कर रहे हैं, तो उन अभिक्रियाओं की दर और उसको प्रभावित करने वाले कारक तथा क्रियाविधि के बारे में जो अध्ययन किया जाता है उसे हम रासायनिक बल गतिकी कहते हैं। तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रिया की दर और उसको प्रभावित करने वाले कारक तथा क्रियाविधि के बारे में अध्ययन किया जाता है। रासायनिक बल गतिकी। तो रासायनिक बल गतिकी रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रिया की दर और उसको प्रभावित करने वाले कारक तथा क्रियाविधि के बारे में अध्ययन करते हैं, वो रासायनिक बल गतिकी कहलाते हैं। आइए आगे हम बढ़ते हैं इस चैप्टर में कि अभिक्रिया की वेग दर, मतलब हम उसका सांद्रण परिवर्तन को ले सकते हैं समय के साथ में। किसी भी अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन होता वो उसकी दर कहलाती है। आगे की तरफ बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि अभिक्रिया के वेग के आधार पर या दर के आधार पर अभिक्रिया का वर्गीकरण। तो वेग के आधार पर इस चैप्टर का अगला प्रश्न है कि वेग के आधार पर अभिक्रिया का प्रकार। इस आधार पर अभिक्रियाएं 3 प्रकार की होती हैं। पहले तीव्र अभिक्रिया, सेकंड होती है मंद अभिक्रिया, और तीसरी अभिक्रिया जो है वो होती है मध्यम अभिक्रिया। तो हम देखेंगे कि तीव्र अभिक्रिया किसे कहते हैं। सबसे पहली अभिक्रिया हमारी तीव्र अभिक्रिया। तीव्र अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जो तीव्र गति से संपन्न होती है। नंबर 1, यह तीव्र गति से संपन्न होती है। तीव्र अभिक्रिया तीव्र गति से संपन्न होती है। दूसरा पॉइंट बनेगा इसमें कि इसको संपन्न होने में 1 पिको सेकंड से भी कम समय लगता है। इसको संपन्न होने में 1 पिको सेकंड से भी कम समय लगता है। तीव्र अभिक्रिया को संपन्न होने में 1 पिको सेकंड से भी कम समय लगता है। यह अभिक्रिया 10⁻⁻14 लगभग या 10⁻14 से 10⁻16 सेकंड में कंप्लीट हो जाती है। तीव्र अभिक्रिया कहलाती है। तो इसको कंप्लीट होने में 10⁻14 से लगभग 10⁻16 सेकंड का समय
लगता है। एक एग्जांपल लेते हैं हम इसका, जैसे एग्जांपल है हमारे पास में सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3 को जब हम NaCl के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो यह बहुत ही तीव्र गति से संपन्न होगी तथा यहाँ पर AgCl अलग हो जाएगा, AgCl तथा प्लस में सोडियम नाइट्रेट अलग हो जाएगा और इसको संपन्न होने में लगभग 1 पिकोसेकंड से भी कम समय लगेगा। तो दर मतलब उसकी दर हम जो तीव्र अभिक्रिया होती है उसकी दर हम कभी भी ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि इन अभिक्रियाओं का अध्ययन साधारण विधियों द्वारा नहीं किया जा सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारी दूसरी अभिक्रिया है मंद अभिक्रिया। दूसरी अभिक्रिया को समझते हैं मंद अभिक्रिया। मंद अभिक्रिया वे अभिक्रिया होती है जिनको संपन्न होने में कई घंटे, कई दिन या कई महीने लग जाते हैं। तो इनको संपन्न होने में, इसमें पॉइंट बनेगा, संपन्न होने में कई दिन, कई महीने, कई साल लग जाते हैं। ये मंद अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे हम एग्जाम्पल ले इसका, लोहे के ऊपर जंग का लगना, लोहे पर जंग लगना। तो लोहे के ऊपर जो जंग लगती है वो 1 सेकंड में तो लगती नहीं है, इसको लगने में कहीं दिन का समय या कहीं महीने का समय लग जाता है। तो ये एक मंद अभिक्रिया होती है। इस प्रकार की अभिक्रियाओं की बलगतिकी का या वेग का कोई भौतिक महत्व नहीं होता, इसलिए इसका भी हम जो है रासायनिक अभिक्रिया की दर वगैरह ज्ञात नहीं कर सकते। तीसरे प्रकार की अभिक्रिया हमारे पास में आती है मध्यम अभिक्रिया। तीसरी अभिक्रिया है मध्यम अभिक्रिया। मध्यम अभिक्रिया वे अभिक्रिया होती है जो ना तो बहुत तीव्र गति से और ना ही बहुत मंद गति से संपन्न होती है। मध्यम अभिक्रिया वे अभिक्रिया होती जो ना तो अधिक तीव्र गति से संपन्न होती और ना ही अत्यंत मंद गति से संपन्न होती है। वही मध्यम अभिक्रिया कहलाती। इनका जो रेट ऑफ रिएक्शन है तीव्र और मंद अभिक्रिया के बीच में होता है। सामान्यतः यह अभिक्रिया आणविक प्रकृति की होती है। विशेषतः दूसरा पॉइंट हम यहाँ पर बना सकते हैं कि यह अभिक्रियाएं, यह सारी की सारी अभिक्रियाएं आणविक प्रकृति की होती हैं। और ऐसी अभिक्रियाओं की दर हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो आइए हम इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। जैसे इसका एग्जांपल लें हम, एस्टर का जल अपघटन। एस्टर का जल अपघटन। एस्टर का जल अपघटन, भाई एस्टर का सूत्र होता है CH3COO2H5। CH3COO2H5 एस्टर, इसका विशेष सूत्र होता है RCOOR, ठीक है, डेस। इसका जल अपघटन यानी इसका जल से अभिक्रिया करा देंगे हम, तो इसका एक मॉलिक्यूल जो है एसिड में बदल जाएगा तथा एक मॉलिक्यूल अल्कोहल में बदल जाएगा। तो C2H5 जो है एक OH को मॉलिक्यूल को लेकर के C2H5OH बना देगा जो अल्कोहल बनाएगा। CH3COO, यहाँ H जो बचा है वो इसके पास चला जाएगा और ये अम्ल बना देगा। इसे कहते हैं एसिटिक अम्ल। तो यह है एथिल अल्कोहल। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिसको संपन्न होने में ना तो ज़्यादा अधिक समय लगता है और ना ही ज़्यादा कम समय लगता है, वो मंद गति की अभिक्रिया मध्यम गति की अभिक्रियाएं कहलाती है। और ऐसी अभिक्रियाओं की हम अभिक्रिया की दर ज्ञात कर सकते हैं। तो ये था हमारे चैप्टर का शुरुआती क्वेश्चन।
आइए हम चैप्टर में आगे की तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर का मेन पोर्शन है अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया की दर। समझते हैं क्या होती है रासायनिक अभिक्रिया की दर। हम लिखेंगे यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया की दर। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लगभग एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इसको अच्छे से देखें। देखिए रासायनिक अभिक्रिया की दर किसे कहते हैं, तो समझेंगे किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर इकाई समय अंतराल में अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन के बराबर होती है। तो रासायनिक अभिक्रिया की दर हम लिखेंगे रासायनिक अभिक्रिया की दर इकाई समय अंतराल में, इकाई समय अंतराल में अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन के बराबर होती है। तो हम लिखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया की दर बराबर, इसका फॉर्मूला बन जाएगा रासायनिक अभिक्रिया की दर बराबर अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन बटे में इकाई समय अंतराल। तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया की दर इकाई समय अंतराल में अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन के बराबर होती है। जैसे दूध से दही बन रहा है तो दूध से दही बनने में समय लगता है, वो समय उस इकाई समय अंतराल हो जाएगा तथा दूध में के सांद्रण में परिवर्तन होकर दही में वो परिवर्तित हो रहा है, यह रासायनिक अभिक्रिया की दर हो जाएगी। तो इसका मात्रक की बात कर लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया की दर का जो मात्रक रहेगा मोल लीटर इनवर्स बटे इकाई समय अंतराल को हम सेकंड से शो कर देंगे। ये अभिकारक उत्पाद में सांद्रण में परिवर्तन मोल लीटर से शो हो जाएगा। अब सेकंड को हम ऊपर लेकर के जाएंगे तो ये हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो इसका जो मात्रक है वो हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। जैसे इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। उदाहरण के लिए मान लिया जाए हमारे पास में ए एक अभिकारक है जो बी उत्पाद में बदल रहा है। एक अभिकारक है जो बी उत्पाद में बदल रहा है। तब इसके लिए हम इस समीकरण के लिए रासायनिक अभिक्रिया की दर निकालेंगे। रासायनिक अभिक्रिया की दर बराबर डेल से शो करेंगे डेल ए बटे में डेल टी। समय अंतराल के साथ अभिकारक के सांद्रण में परिवर्तन बराबर में आ जाएगा डेल बी बटे में डेल टी। उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन, क्योंकि अभिकारक कम हो रहा है इसलिए हम यहाँ पर माइनस लगाएंगे। तो इस समीकरण के लिए ए अभिकारक से बी उत्पाद बन रहा है, इसके लिए रासायनिक अभिक्रिया की दर माइनस डेल ए अपन डेल टी बराबर डेल बी बटे में डेल टी। डेल ए माइनस में आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर अभिकारक के सांद्रण में जो परिवर्तन हो रहा है ना अभिकारक यहाँ पर घट रहा है। जैसे हम एक एग्जांपल लेकर के समझते हैं। PCl5 है हमारे पास, ये दूसरा एग्जांपल है। PCl5 ये PCl3 तथा Cl2 में टूट रहा है। इसके लिए रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या रहेगी, तो हम लिखेंगे यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया की दर बराबर, यहाँ पर जो है हम PCl5 को लिखेंगे माइनस डेल लगाना है PCl5 बटे में डेल टी बराबर
उत्पाद के लिए हम प्लस लगाएं या ना लगाएं, प्लस में रहेगा तो PCl3 बटे में डेल्टा टी प्लस Cl2 यानी डेल Cl2 बटे में डेल्टा टी। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया की दर में परिवर्तन अभिकारक के हो रहा है वो माइनस में हो रहा है तथा उत्पाद के में हो रहा है वो प्लस में हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर अभिकारक घट करके कम हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पर माइनस लगा देंगे। तो यह था हमारा रासायनिक अभिक्रिया की दर, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लगभग एग्जाम में ये पूछा जाता है।